हेलो वेलकम। आपका जीएस पाठशाला में स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी के एमसीक्यू। और इसमें जो क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। और इससे पहले की जो 7th की एनसीईआरटी है उसके एमसीक्यू जो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप उसे जो है ज़रूर से देख लें, क्योंकि उसके अंदर भी हमने करीब जो है 100+ जो है एमसीक्यू आपको करा दिए हैं क्लास 6 और क्लास 7 के एनसीईआरटी के, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आए हैं और उनके आने की संभावना है। ठीक है, चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी के एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, जेम्स मिल ने शासकों के धर्म के आधार पर इतिहास को वर्गीकृत किया था। दूसरा कहता है कि वॉरेन हास्टिंग भारत के पहले गवर्नर थे। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो राइट है। जेम्स मिल ने शासकों को धर्म के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण किया है, तो ये तो आपका बिल्कुल राइट है ऑप्शन। वॉरेन हास्टिंग भारत के पहले गवर्नर थे, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। इसमें जो है ऑप्शन आपका है केवल ए, आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि अंग्रेजों ने 1651 में यमुना नदी के किनारे फैक्ट्री शुरू की। तो ये स्टेटमेंट तो आपका पूरी तरह से रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि उन्होंने जो है 1651 में यमुना नदी के किनारे जो है अपनी फैक्ट्री की शुरुआत नहीं करी थी। उन्होंने शुरुआत करी थी हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। तो ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मुर्शिद कुली खान ने कंपनी को औरंगजेब से प्राप्त फरमान का विरोध किया। जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाता है कि मुर्शिद कुली खान ने कंपनी को औरंगजेब से प्राप्त फरमान का विरोध किया। यहाँ कंपनी के जो वर्कर थे, कंपनी के जो कर्मचारी थे, वो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, जबकि फरमान जो है वो कंपनी को दिया गया था कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है आपका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 तक ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्रों में शामिल थे। तो इसमें शामिल हो गया था आपका लाहौर, दूसरा मद्रास, तीसरा बनारस और चौथा बम्बई। मैसूर जो है वो 1857 तक ब्रिटिश राज्य में नहीं बनाया गया था, ये याद रखना आप। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो आपको पता है कि इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था किसने? बाबर ने। तो ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि तृतीय में नहीं हुई थी, चौथे में हुई थी। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की जो है मृत्यु हुई थी। तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि प्लासी के युद्ध में नवाब सिराज उद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। तो इसमें केवल जो है सही कथन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो आपको पता है कि सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। तो ये जो है स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि नियमित रूप से पुलिस बल की जो स्थापना थी वो कॉर्नवालिस ने की थी, ना कि वॉरेन हेस्टिंग ने। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। जी बिल्कुल, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है।
और भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू की गई थी। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। तो इसमें जो है आपका कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो आपको पता है ये अवध के साथ किया गया था कि इसको कुशासन के आधार पर बहाना बना के इसके राज्य पर क्या कर लिया गया था? अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध का विलय कर लिया था। किस आधार पर? कुशासन के आधार पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1765 में ब्रिटिश कंपनी को बिहार, उड़ीसा, बंगाल की दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। 1765 में आपको पता है बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस समय बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इस समय जो बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। और तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इस संधि के बाद ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात भारत में कम हो गया था। बिल्कुल ही घट गया था, कम नहीं हुआ था, बिल्कुल ख़त्म। मतलब यहीं से कमाते थे और यहीं से सामान खरीद के ब्रिटेन भेज दिया करते थे। ठीक है, तो ये हाल हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा। ठीक है, याद रखेंगे हम। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत से 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हो गया था? पहला पढ़ लेते हैं। नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो मैं आपको बताऊं इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर हो जाना। कैसे हो गया था इसका कॉन्सेप्ट समझिए। नील का जो पौधा होता है ना वो उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, पहली बात इसकी याद रखें। और 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन में कपड़ा उत्पादक जो थे कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। 19वीं शताब्दी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। जो आर्टिफिशियल कलर हैं उनका जो है निर्माण होने लगा। इससे क्या हुआ? इससे नील का व्यवसाय अब अलाभकर होने लगा, प्रॉफिटेबल नहीं था ये, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया था? इसकी खेती को बंद कर दिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहला है ग्राम स्तर पर नई भू राजस्व बंदोबस्ती और बड़े सामंतों को आवंटित भूमि। तीसरा है मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि। और चौथा है उपकिराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि। तो आपको पता है कि किसान को जो आवंटित की जाती थी वो भूमि वो है रैयत प्रणाली के अनुसार, और मालगुजारी के इजारेदारों तथा तहसीलदारों को आवंटित जो भूमि थी वो जमींदारी प्रणाली के अनुसार दी जाती थी। बड़े सामंतों को आवंटित जो भूमि थी वो जागीरदारी प्रणाली के अनुसार दी जाती थी। और ग्राम स्तर पर भू राजस्व बंदोबस्त जो था वो महलवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत आता था। तो इसका जो ऑप्शन है ना ये पूछ रहा है कि उपरोक्त युग्मों से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? तो मैं आपको बताऊं इसका है ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों युग्म जो है वो सम्मिलित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, पहला स्टेटमेंट है जी बिल्कुल। सरकार रैयतों को पट्टे देती थी, ये भी बिल्कुल राइट है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा राइट आंसर है।
तीनों कथन सत्य हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के आरंभ किए जाने से संबंध रखते हैं? तो आपको पता होगा अलेक्जेंडर रीड। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को, किसको, रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1792 में 1792 में मद्रास में, किसमें, मद्रास में जो 12 गांव थे उन पर लागू किया था। उसके बाद जो है ये जो है थॉमस मुनरो, इन्होंने 1820 में मद्रास में जो शेष रह गए थे उसमें और मुंबई में इस सिस्टम को लागू किया था। ठीक है, तो ये रैयतवाड़ी से संबंधित हैं, ये भी रैयतवाड़ी से संबंधित हैं, लेकिन जो कार्नवालिस हैं, कार्नवालिस जो हैं वो स्थायी बंदोबस्त से संबंधित हैं। किससे? स्थायी बंदोबस्त से। तो ये जो है वो रॉन्ग हो गया। इसमें दूसरा और तीसरा जो है वो राइट है, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बेगा जनजाति मध्य प्रदेश, इरूलर जनजाति महाराष्ट्र, भील जनजाति उत्तर प्रदेश और संथाल जनजाति झारखंड। उपरोक्त युग्मों से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? तो मैं आपको बता दूं, बेगा जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। और इरूलर जनजाति जो है वो महाराष्ट्र से नहीं है, वो केरल से है। और भील जनजाति जो है वो आपकी राजस्थान से है, उत्तर प्रदेश से नहीं है। और संथाल जो जनजाति है वो आपकी कहाँ से है? झारखंड से संबंधित है। ठीक है, झारखंड से संबंधित है। तो इसमें जो है पहला और चौथा, ठीक है, तो उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? तो केवल 2 युग्म सही सम्मिलित हैं। इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें से ये बताना है कि पहली जो घटना थी वो कौन सी घटी थी इसमें। तो जो सबसे पहले हुआ था विद्रोह वो हुआ था आपका कोल विद्रोह। ठीक है, कोल विद्रोह कब हुआ था? आपका हुआ था 1831 में। ठीक है, कोल विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था आपका 1860 में। ठीक है, नील विद्रोह हुआ था आपका। और संथाल विद्रोह आपका कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 में। ठीक है, और बरली विद्रोह जो हुआ था, बरली, वो हुआ था 1940 में। तो इन घटनाओं का सही कालानुक्रम लगाना है। तो सबसे पहला कौन सा हो रहा है? कोल, उसके बाद कौन सा हो रहा है? संथाल, उसके बाद नील और उसके बाद बरली। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 हो गया, हुआ कि नहीं? तो 3, 2, 1, 4 कहाँ है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो पहला पढ़ लेते हैं। भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना। जनजातीय क्षेत्रों में विदेशी धर्म प्रचारों का प्रभाव। तीसरा, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। चौथा, जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। इसमें सबसे पहली बात याद रखना कि जनजातीय उत्पादों पर कर नहीं लगाए गए थे, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। और जनजातीय क्षेत्रों में धर्म प्रचारकों का प्रभाव नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, ये गलत हो गया। और तीसरी बात यह है कि जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजनों, व्यापारियों, लगान के ठेकेदारों का बढ़ना था। तो मैं आपको बता दूं, सभी जनजातीय क्षेत्रों में महाजनों, व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का उद्भव नहीं हुआ था, उनका उद्भव नहीं हुआ था। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी,
जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विवरण, क्योंकि ये जो लोग हैं वो जमीन वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते हैं। कहूँ सच में, अगर इनके बारे में कहूँ, जनजातीय लोगों के बारे में, तो ये अपनी ज़मीन हो, चाहे वन हो, चाहे अपनी प्रबंधन हो, अपनी व्यवस्था हो, सबके नियम ये खुद ही बनाते हैं। इनके ऊपर ये किसी के नियम नहीं मानते, ये अपने ही नियमों को मानते हैं, अपनी व्यवस्था ये खुद ही बनाते हैं। इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक जगह स्थान दे रखा है और दूसरी तरफ उसका नेतृत्वकर्ता दे रखा है, और ये पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति में हुए विद्रोह के नेतृत्व के संदर्भ में कितने युग्म सही सम्मिलित हैं। तो आपको पता होगा कि लखनऊ से जो है वो बेगम हजरत महल संबंधित थी, बिहार से जो है वो कुंवर सिंह जो है संबंधित थे, तो मांडला जो क्षेत्र है वहाँ से अवंतीबाई लोधी जो संबंधित हैं, मांडला जो है मध्य प्रदेश में, और फैज़ाबाद जो है बख्त खान। तो आपको मैं बता दूं कि फैज़ाबाद का जो विद्रोह का नेतृत्व है वो मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया था, ना कि बख्त खान ने। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ये पूछ रहा है कितने युग्म सही सम्मिलित हैं, तो केवल 3 इसका राइट आंसर है। चलिए 1857 क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों में शामिल नहीं है। पहला स्टेटमेंट, 1857 में ब्रिटिश संसद ने भारत सचिव की नियुक्ति की थी, राइट ऑप्शन है। सेना में गोरखा, सिखों और पठानों की अधिक भर्ती की जाने लगी थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। मुसलमानों की संपत्ति जब्त की गई थी, जी बिल्कुल सही है। और भूस्वामियों और जमींदारों से अधिकार छीन लिए गए थे, नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि भूस्वामियों और ज़मींदारों से अधिकार छीन नहीं लिए गए थे, बल्कि और उल्टा इन लोगों के लिए नीतियां बनाई गई थी, इनकी रक्षा संबंधी नीतियां बनाई गई थी। तो ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि इसने हमसे पूछा है कौन शामिल नहीं है, इस नहीं को याद रखिएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए।